आज हम लोग 67 बीपीएससी का जो आगामी एग्जाम है यानी 30 सितंबर को जो होने वाला है उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न को हल देखेंगे। यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह 65 बीपीएससी यानी कि जो 2019 यानी कि 15/10/2019 को एग्जाम हुआ था उसका है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, साथ में जो आने की संभावना है उन सभी बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे। जो हाल ही में अगस्त, मई, जून, जुलाई में जो इंटरनेशनल और नेशनल जितने भी घटनाएं हुई उन सभी को साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा 2-3 प्रश्न देखा जाए, क्योंकि मेरे पास यही पीडीएफ बचा हुआ था। 114 में देखिए, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहली हिंदू सदस्य कौन हैं जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम क्या है $50 मिलियन का गूगल पर मुकदमा लगाया था। तो वो है, ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन भी थोड़ा सा देखते हैं। ऑप्शन में है रो खन्ना, बॉबी जिंदल, राजा कृष्णमती और तुलसी गवाड़। तो वह प्रश्न होगा तुलसी गवाड़। अब प्रश्न उठता है कि ये तुलसी गवाड़ कौन है। तो आइए थोड़ा हम लोग जानते हैं। तुलसी गवाड़ की बात की जाती है, 38 साल की है, अमेरिकी सांसद है और पहली हिंदू महिला होती है जो अमेरिकी कांग्रेस में यह सांसद होती है। गवाड़ 4 बार वहाँ सांसद रह चुकी है। राजनीतिक में आने से पहले अगर उनके करियर की बात की जाए तो वो 12 महीने तक अमेरिका के सेना में इराक में तैनात रहे थे। राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए उन्होंने जो बाइडेन के समर्थन के खिलाफ अपनी राष्ट्रपति, हालांकि जब ये कौन रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति रहते हैं तो जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है तो दावेदारी देने के लिए यह भी खड़ा होते हैं तुलसी गवाड़, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन खड़ा होते हैं तो उनके समर्थन में ये अपना क्या करती है, दावेदारी वापस ले लेती है। तो ये तुलसी गवाड़ था। उसी समय जब क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट यानी कि चुनाव को लेकर किया जा रहा होता है, तो 2020 में चुनाव प्रसार को लेकर क्या है, गूगल पर भेदभाव के लिए इन्होंने आरोप लगाता है। क्या होता है कि 27 जून को लगभग 6 घंटा के लिए इनका जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को बंद कर दिया गया और इसी के खिलाफ ये कोर्ट में क्या करते हैं, मुकदमा करते हैं और वही $50 मिलियन का वो दायर करते हैं। तो ये था तुलसी गवाड़। और भी जानते हैं और अन्य लोगों के बारे में जो विदेशों में अपना परम लहराए हुए हैं। जैसे अभी बात की जाए कमला हैरिस, जो हम लोगों ने ये नाम पहले भी सुना कि कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल के, तमिलनाडु के तिरुचुपी रहने वाली है। तो ये भी हम लोगों ने जाना था जो बाइडेन के कार्यकाल में। उसके बाद शिरीष बांदला एक है जो अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतरिक्ष में अगर बात की जाए तो अंतरिक्ष में जाने वाली वो तीसरी महिला बनने वाली है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने शिरीष बांदला का चर्चा किया था जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के हैं, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हाल ही में जो ब्रिटेन का चुनाव हुआ, आपको पता होगा, पहले बोरिस जॉनसन बने थे प्रधानमंत्री 19 में, लेकिन 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें से कौन, लिज ट्रेज कर प्रधानमंत्री महिला बनी है। वो 56वां प्रधानमंत्री है। कहाँ की, वो ब्रिटेन की और महिला में तीसरी है। और आपको बता दें कि प्रीति पटेल उसमें भारतीय मूल की थी जो गृह मंत्री की, यानी 2 महत्वपूर्ण पद पर, एक ऋषि सुनक थे और ये प्रीति पटेल। लेकिन जब ये चेंज होती है तो वो दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऋषि सुनक तो जब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री उसी समय इस्तीफा देकर वो प्रधानमंत्री के लिए वो दावेदारी पेश करता है, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे ही कमला हैरिस, ये लिज ट्रेज जब प्रधानमंत्री 56वां प्रधानमंत्री ब्रिटेन की बनती है, तो उसके बाद उनके कार्यकाल में मंत्रिमंडल में लगभग 31 लोगों का जो मंत्रिमंडल तैयार होता है उसमें से एक भारतीय जो एलिना करकर है, बेवरमैन को गृह मंत्री के पद पर वहाँ पर नियुक्त किया था, जो गोवा और तमिल से विरासत रखने वाली है। तो ये कुछ था जिसमें हम लोगों ने जाना कमला हैरिस के बारे में, शिरीष बांदला के बारे में, और जो स्वेला ब्रेवरमैन है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, जो विदेशों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 में कर रहा है, 115 में कर रहा है कि ए गैलेरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक गैलेरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक ऑप्शन में है अरुंधति राय है, उसके बाद रस्किन बॉन्ड है, विक्रम सेठ है और टोनी मॉरिसन है। तो प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। याद करिए रस्किन बॉन्ड, जब वैसे रस्किन बॉन्ड की याद आती तो गांधी जी का एक कहानी याद आ जाता है। जब वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं, ट्रांसवेल में रहते हैं, आपको पता होगा, जब अखबार के काम से वो जब जहाँ जा रहे थे तो पॉल लेक नामक व्यक्ति रास्ते में उनको रस्किन बॉन्ड का अनटू द लास्ट एक पुस्तक थमाता और वो पुस्तक को रात भर गांधी जी पढ़ते। उसके बाद फिर उसको अपने जीवन में अमल करने के लिए वह डरबन से 12 किलोमीटर दूर जाकर 1940 में फ्री का आश्रम का स्थापना करते हैं। फिर वो इंडियन ओपिनियन वहीं से वो पब्लिकेशन होने लगता। तो एक कहानी था जो याद आ गया। और अन्य बात की जाए, जैसे ये जो हम लोगों ने देखा रस्किन बॉन्ड जो क्या है, इन्होंने एक गैलेरी ऑफ रास्कल नामक पुस्तक लिखा। उसके बाद और भी अन्य है, जैसे हाल ही में बात की जाए तो एक पुस्तक है जो नई दिल्ली 26 जनवरी को रस्किन बॉन्ड ने अपनी पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया में भारत का नमन किया है। तो यह भी एक ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और भी है जो हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 116 में देखिए, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया। देखिए आइकिया एक कहाँ की कंपनी है, यह जापानी कंपनी, जापानी है या स्वीडन है, स्वीडन की है ना। आइकिया एक स्वीडन की कंपनी है
जो भारत में हैदराबाद में लगभग 13 एकड़ में एक विशाल स्टोर खोला। यह खुदरा फर्नीचर कंपनी के रूप में जाना जाता है। वही कहा था पहला शोरूम हुआ हैदराबाद में खोला है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं जो 2022 में हुआ, ये तो एग्जाम 2019 में हुआ था, तो उस समय खोला गया था हैदराबाद में। तो विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो भी बैठक हुआ है, किसका, विश्व व्यापार संगठन का, वह जिनेवा में संपन्न हुआ। इसमें मंत्रिमंडलीय दो वर्षों के बाद होता है, तो कोविड-19 के कारण इस सम्मेलन में थोड़ा विलंब हुआ, तो उसके शिष्टमंडल का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी करते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे और भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जिसमें G7 का आएगा, ब्रिक्स का आएगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति जाएंगे, यहाँ जाएंगे, विंस्टन जाएंगे, उसके बाद ये मतलब विभिन्न शहरों में जाएंगे, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा आइकिया के बारे में जाना, और यह भी जाना साथ में कि विश्व व्यापार संगठन का जो 12वां मंत्रिपरिषद बैठक जिनेवा में हुआ, जिसका नेतृत्व कौन किए, शिष्टमंडल करता है पीयूष गोयल। नेक्स्ट 117 में देखिए 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वो टोक्यो में ओलंपिक किया जाएगा, आपको पता हुआ, काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि स्वर्ण पदक के रूप में कौन, नीरज चोपड़ा। भारत टोटल 7 स्वर्ण पदक लेता है, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 ये कांस्य लेता है। ये था ओलंपिक जो टोक्यो में होता है, इसमें नीरज चोपड़ा रहते हैं, 1 ही स्वर्ण आता भारत को। और पैरा ओलंपिक में भारत इससे भी अच्छा प्रदर्शन करता है, जिसमें वो 19 पदक लेकर आता है। अब 19 पदक में स्वर्ण कितने होते हैं तो आपको पता होगा। उस 19 पदक में जो स्वर्ण होता है वह कितना लिया जाता है, ये 5 स्वर्ण पदक होता है, और 8 जो होता है सिल्वर होता है। तो 8 5 13 हो गया, और बाकी जो शेष बचा 6, यह ब्रॉन्ज लिया जाता है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जैसे ओलंपिक जो हुआ 2021 में जो संपन्न हुआ, क्योंकि ये डिले हुआ था ना, 20 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण भी डिले होकर लेट से हुआ। तो उसमें क्या हुआ, हमने देखा कि ये जो ओलंपिक हुआ उसमें अवनी लेखरा जो रहती है वह भी पैरा ओलंपिक से ही रहती है। वो डबल मेडल लेती, एक गोल्ड भी लेती है और एक कांस्य भी लेती है, और दोनों निशानेबाजी में ही लेती है। उसके बाद सुमित अंतिल जेनेवा जेवलिन थ्रो में लेते हैं, यह भी अच्छा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो पांचों लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे प्रमोद भगत को इसलिए पूछा गया, बिहार से थे, तो बिहार वाला AA का एग्जाम हुआ हाल ही में, उसमें पूछ दिया गया। तो 67 BPSC यह बिहार से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद तो प्रमोद सावंत तीसरा थे, चौथा थे कृष्णा नागर थे, और अगर 5वां बात की जाए तो मनीष नरवाल। ये 5 थे जो क्या किए, गोल्ड मेडल लिए पैरा ओलंपिक में, तो ध्यान में रखेंगे। और अन्य ओलंपिक भी हुए, उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी हाल ही में जो ख़त्म हुआ राष्ट्रमंडल खेल हुआ, उस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में हम लोग देखें कि भारत 61 पदक के साथ क्या रहा, लगभग चौथे स्थान पर रहा, जिसमें से हम लोगों ने देखा कि इसमें से 22 स्वर्ण रहा, उसके बाद 16 रजत रहा, और जो बाकी बच गया 23 वो कांस्य रहा। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का है, जिसमें से सबसे ज़्यादा रेसलिंग के क्षेत्र में भारत ने पदक जीता। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। उसके बाद और भी गेम पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे अभी हाल ही में बहुत अच्छे गेम जो जून जुलाई में संपन्न हुए, जिसमें से भारत ने महत्वपूर्ण हासिल किया। जैसे मैड्रिड में, जैसे देखेंगे ये मैड्रिड ओपन में, उसके बाद फिर ये देखेंगे उबेर कप में भारत, मतलब कहिए कि 24 बार जो इंडोनेशिया विजेता था उसको हराकर वो पहली बार क्या हुआ, 14 बार का चैंपियन रहा इंडोनेशिया, है ना। उसमें थॉमस कप में पहली बार भारत हराकर उसको जीता है। उबेर बोल दिए थे, नहीं थॉमस होगा। तो वो क्या हो गया है कि इंडोनेशिया को पहली बार हराकर भारत थॉमस कप जीता है और 14 बार का चैंपियन रहा। उसके बाद और भी एक नया कारनामा इसमें हुआ है, वही मई में हुआ है, जिसमें आप देखेंगे 15 बार के विजेता चीन को फाइनल में हराकर दक्षिण कोरिया उबेर कप पर जीता है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने एक और भी देखे थे कि 34वां ग्रीष्म डेफलिम्प खेल ब्राज़ील में संपन्न हुआ, जिसमें भारत 8 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य टोटल 16 पदक जीता। हालांकि ये 4 वर्ष पर होना था 21 में ही, लेकिन क्या हो गया कि 21 में ओलंपिक हो गया, तो डिले करके इसको 22 में कराया गया। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2-3 देखे, जिसमें हम लोगों ने उबेर कप के बारे में जान लिया कि उबेर कप कौन जीतता है, वह चीन को हराकर दक्षिण कोरिया जीता। थॉमस कप भारत जीता है, 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराता। एक मैड्रिड ओपन टेनिस का हम लोग बात किए थे ना, मैड्रिड टेनिस जो कर रहे थे, तो मैड्रिड ओपन टेनिस में मतलब कहिए कि जो क्या है टेनिस के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी हैं, जैसे राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, तो इन सभी को हराते हुए, राफेल नडाल को हराते हुए नोवाक जोकोविच हुआ, अलेक्जेंडर जेरेवे को हराने के बाद 19 वर्ष का लड़का कार्लोस अल्कराज स्पेन मैड्रिड ओपन जीता। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 117 के बाद आते हैं 118 में आते हैं।
यहाँ से आपको थोड़ा क्वेश्चन स्पष्ट मिलेगा। 118 में कह रहा है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया। तो वह 150वां साल था पूरे होने का। यह जश्न मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? यह मनाया जाता है जो हम लोगों ने देखा यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि यूनेस्को जो है 2019 में रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 150वां साल मनाता है। उसके बाद एक और कुछ घटनाएं हैं, जैसे जून 2022 में यूक्रेन व मालदीव को यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए सहमति हुआ। देखिए क्या होता है, ये घटना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमने कहा कि जून यूक्रेन और मालदीव को यूरोपीय संघ के लिए क्या हो गया, सहमति पेश किया जून 2022 में। कारण क्या होता है कि यह सहमति तब पेश करता है जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर, आपको पता होगा वहाँ पर कई महीनों तक युद्ध चला, क्या कर दिया था, रूस यूक्रेन पर हमला किया था। तो इसको लेकर कुछ दिन बाद क्या करता है, यूक्रेन यूरोपीय संघ की सहमति के लिए देता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कौन कौन, यूक्रेन के साथ और मालदीव। उसके बाद यह रूसी हमले के 4 दिन बाद, उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन के द्वारा भी आपको होगा जो घटना है मई 2022 में। हालांकि जो फिनलैंड और स्वीडन है जो वह नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन पेश करता है 28 मई 2022 को। यह प्रश्न AA में पूछ दिया गया, तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि नाटो के लिए फिनलैंड स्वीडन सदस्यता हेतु आवेदन दिया, और उधर यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के लिए क्या किया, रूस के हमला के 4 दिन बाद। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 118 119 में देखिए, हाल ही में भारत के संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस विनिर्माण का समर्थन दिया जिसने 3 तलाक के कानून को असंवैधानिक बना दिया। वह 2017 में था। क्या था, 40 वर्षीय जो सायरा बानो थे उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सायरा बानो की याचिका पर ही अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया। उसके बाद संसद इस पर कानून बनाता है और उसमें 3 तलाक कानून को अपराध घोषित करता है। इसमें क्या होता है, 3 तलाक क्या होता है कि जो मुस्लिम होते हैं जब वो तलाक देना चाहते हैं अपनी बीवी को, तो वह 3 बार तलाक कहकर तलाक देते थे। इसको असंवैधानिक कर दिया और कानून बना दिया गया संसद के द्वारा, जिसमें कहा गया कि 3 तलाक अपराध होगा, वह तभी अपराध होगा जब पीड़िता FIR दर्ज करवाया हो या उसका परिवार दर्ज करवाया हो, और जब तक केस की सुनवाई होते रहेगा तो जो बच्चे हैं वह माँ के पास रहेगा, और इसमें सज़ा 3 साल और गैर जमानती बताया गया। इस तरह से ये कानून लाया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 120 में हम लोग आते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजन हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का जो आयोजन होता है वह ब्राज़ील में होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हाल 2022 का एग्जाम है 67 BPSC 22 सितंबर में होने जा रहा है, तो क्या 21-22 तो इम्पोर्टेंट, तो 21 में हुआ था है वह वर्चुअली होता है कोरोना के कारण, वह भी वर्चुअली, जिसका जो है उस 2021 का जो होता है उसका जो ये किया जाता है, अध्यक्षता जो किया जाता है गांधी मोदी के द्वारा किया जाता है। लेकिन 2022 की जो अध्यक्षता है वह वर्चुअली रूप से ऑनलाइन ही होता है, और आपको पता होगा इसका जो है वह चीन के जो होते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो 2019 का होता है वह बर्मा रहता है, और 2021 में 13वां होता है, और हाल में अभी जो ब्रिक्स 2014 में हुआ वह जून में हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जून 2022 में हुआ है, तो इस एक साल का कम से कम आपको कवर होना ही चाहिए कि कौन कौन सा इंटरनेशनल नेशनल पुरस्कार सम्मान निधि ये सभी घटनाएँ हुई जो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये ब्रिक्स हम लोगों ने जान लिया कि 23 से 24 जून के बीच 2022 में संपन्न, जिसका मेजबानी चीन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक और है G7 जो हुआ वह भी जून में ही हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। G7 का 48वां सम्मेलन, जिसमें आपको पता होगा कि विकसित देश शामिल हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्वीडन, यानी इस तरह के जो है। इसका जो G7 का जो है वह मेज़बानी जर्मनी के द्वारा किया जाता है, और ये जो G7 कहाँ होता है, जर्मनी के स्लॉस एल्मो में होता है, और इसमें मोदी को आमंत्रित, मोदी के साथ साथ में अन्य देशों को भी विशेष आमंत्रण के लिए बुलाया जाता है। हालांकि उसके बाद जो मोदी हैं G7 को अपने यहाँ आने का भी न्योता देते हैं, वहाँ पर काफ़ी इनको सम्मान मिलता है G7 में, क्योंकि अगर आप देखेंगे थोड़ा सा उस पर नज़र डालकर तो काफ़ी इनको सम्मान मिलता है। नेक्स्ट 120 के बाद हम लोग 21 में आते हैं। ब्रिक्स के बाद आते हैं मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन थे। देखिए मुकुंद जो पद्मनाभन होते हैं वह क्या होते हैं, वह 28 फरवरी 2019 को सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं। तो उसके बाद जो होंगे वह कौन होंगे, यह होंगे सुरेंद्र नामंद होंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, सुरेंद्र नामंद संपादक, और जो प्रकाशक होंगे N रवि होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे 122 में देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए देखा। देखिए मंडल बांध परियोजना है, यह मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल झारखंड के पलामू में बनाया गया था, और हाल ही में
अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की बात कहाँ की जा रही है? मोतीपुर, जो मुजफ्फरपुर में है। तो मुजफ्फरपुर कौन सा प्रमंडल? तिरहुत प्रमंडल में। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, और इधर थोड़ा बढ़ जाएगा तो सीतामढ़ी, बीच में शिवहर है। तो ये आपको हम बता दिए मैप से कि ध्यान में रहे। तो इस पर क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की बात कहाँ की जा रही है? मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में की जा रही थी। यह भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन इस प्रश्न का है वह हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी पर जो क्या किया गया था? प्रधानमंत्री मोदी का मंडल बांध क्यों। तो अब देखिए 2123 क्वेश्चन नंबर में देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थल मेगाथ्रिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो आपका राज्य 2019 में किया था वो कैमूर जिले का दौरा किया था। और आप भी ध्यान में रखेंगे, हाल ही में जो बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक जगह जैसे एथेनॉल उत्पादन के लिए, इथेनॉल के संवर्धन के लिए नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका हुआ? बिहार बन चुका है। तो आपको ध्यान में रखना होगा इथेनॉल प्लांट के लिए बजट में भी, अगर आर्थिक बजट का सर्वेक्षण करेंगे तो उसमें भी क्या किया गया, इसके इकाइयों पर चर्चा किया गया है। तो ये इस तरह से क्या है, बिहार जो है एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला पहला राज्य हुआ। पहला प्लांट गोपालगंज में, सबसे बड़ा प्लांट पूर्णिया में लगने जा रहा है। उसके बाद और भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर थोड़ा नजर डालेंगे तो भारत का पहला ज्योतिष ओपीडी कहाँ खुला? वो दरभंगा में खुला है। तो ये प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। 124 में देखिए, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन आईओसी के विदेशी मंत्रियों के परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो वो भारत को आमंत्रित किया था गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। तो इस्लामिक सहयोग संगठन विदेशी मंत्रियों के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए जो मेजबान यूएई में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था, उस समय जो उसका नेतृत्व करती है वो कौन करती है? सुषमा स्वराज करती है। और वो पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया जाता है। अभी हाल ही में देखिए 2022 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 का जो बैठक हुआ उसमें विशेष गेस्ट के रूप में उनको आमंत्रित किया गया। हालांकि आमंत्रित करने के बाद उन्होंने एक स्वच्छ भारत के रूप में भारत को G7 कंट्री को आने का मौका दिया, और साथ में जो स्टार्टअप करने के लिए भी उन्होंने इस चीज़ और विशेष ध्यान दिलाया। उसके बाद तो G7 का क्या हुआ था, तो 14वां जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी के एक जगह था, सोसल्स था ना, क्या था जगह वो, जर्मनी के स्लॉस एल्मो जगह था, वहीं पर संपन्न हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखेंगे G7। उसके बाद ब्रिक्स का भी जो सम्मेलन हुआ यह भी इंपॉर्टेंट अपने आप में है, जिसका जो किसके द्वारा मेजबानी किया जाता है, वह चीन के राष्ट्रपति द्वारा, हालांकि वर्चुअली ऑनलाइन ही संपन्न होता है। तो ये था 124 के बाद हम लोग 125 में आते हैं। 125 में करा हाल ही में इसरो और CNES के संयुक्त निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। तो CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? देखिए ये अंतरिक्ष एजेंसियाँ है, तो इसरो और CNES के द्वारा क्या किया जाता है, फ्रांसीसी अंतरिक्ष जो एजेंसी है वही ये फ्रांस की है, ये CNES। तो वह क्या है, 1 मई में संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाता है, वही लिखा हुआ है संयुक्त समुद्री प्रणाली। और अभी हाल में बात किया, भारत और फ्रांस के साथ मिलकर 2022 में क्या किया जा रहा है, एक अंतरिक्ष में मानव को भेजने का लक्ष्य रखा गया, गगनयान। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, इसमें भारत और फ्रांस दोनों, यानी कि फ्रांस की जो क्या है, जो ये स्पेस एजेंसी है CNES के साथ गगनयान लाने का प्रस्ताव भी है। उसके बाद और भी एक देखेंगे, जैसे बात की जाए कि जून 2022 में, हाल ही में जो जून 2022 में, वहाँ पे क्या यूरोपीय संघ जो स्पेस कंपनी है उसके जरिए भारत का GSAT-24 फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण किया गया। ये जो है GSAT-24 है उच्च स्तरीय टेलीविजन संचारक को प्रसारण में सहायक देगा, उसके लिए लॉन्च किया गया। तो ये घटना हुआ है जून में, इसलिए थोड़ा वो भी इंपॉर्टेंट है। GSAT-24 जो यूरोपीय संघ कंपनी से स्पेस एजेंसी से भेजा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 126 में आते हैं। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? प्रश्न एग्जाम भी मार्च में 19 में हुआ था, तो 19 वाला प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो पराग्वे की राजधानी है वह क्या है, वह अंसियान है, वहाँ किया गया था और उपराष्ट्रपति दौरा किया था। हाल ही में बात की जाए तो अभी जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 15 से 21 मई के बीच में क्या किया गया, राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा जमैका, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडिस क्या किया गया, यात्रा किया गया। तो अब प्रश्न उठता है कि जो यात्रा किया गया कब, जून में किया गया, 15 से 21 जून के बीच में। तो जो पहला यात्रा जमैका, तो जमैका की राजधानी किंगस्टॉन है। उसके बाद सेंट विंसेंट की राजधानी किंगस्टॉन है, और ग्रेनाडिस की राजधानी वह भी किंगस्टॉन है। तो सेंट विंसेंट और ग्रेनाडिस दोनों की राजधानी किंगस्टॉन का जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या किए, वहाँ यात्रा किए थे। हालांकि अभी तो वो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति कौन, द्रौपदी मुर्मू है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत के 16वें राष्ट्रपति के रूप में है।
और व्यक्तिगत के रूप में 15वें। चलिए नेक्स्ट हम लोग 127 में देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौथा सत्र यूएनईए का आयोजन कहाँ हुआ, ये ध्यान में रखिए। तो वह देखिए नैरोबी है, जिसकी राजधानी केनिया है, वहाँ हुआ था। तो यह ध्यान में रखना आपको। केनिया की राजधानी नैरोबी, हम नैरोबी बोल दी, केनिया कैपिटल हो, केनिया देश हुआ और इसका राजधानी सबका कैपिटल दिया हुआ है। तो वहीं हुआ था यूएनई का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो सम्मेलन है चौथा, वो कहाँ हुआ था, वह केनिया नैरोबी में। वो घटना होता है कब, ये मान के चलिए 2019 में। लेकिन यूएनईए यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 5.2 जो है सम्मेलन हुआ 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के बीच में। कहाँ हुआ, वो अभी नैरोबी में हुआ, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की बात की गई। और हाल ही में कोप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो नवंबर 2021 में ब्रिटेन के शहर ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन को रोकथाम के प्रयास के लिए क्या हुआ, एक पेरिस समझौता भी यहाँ किया गया, नहीं उसकी बैठक संपन्न हुई कॉप का। उसके बाद पर्यावरण से रिलेटेड और अगर बात की जाए तो पर्यावरण निष्पादक सूचांक आया, कब आया, यह जून 2022 में रिपोर्ट आया, जिसमें से भारत का कितना 180 में से 180वां स्थान मिला। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पर्यावरण निष्पादन सूचांक में भारत का स्थान कितना, बहुत ही खराब प्रदर्शन है। 128 में देखिए, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया। 2019 की बात है, तो 2019 में जो किया गया था भारतीय सांकेतिक भाषा का जो ये किया गया था, क्या कर रहा है, उसका विमोचन जो किया गया था, तो हो जाएगा हुआ मेरे अनुसार 2019 में जो किया गया था दूसरा था, है ना, क्योंकि पहला जो किया जाता है वो 6000 शब्द उसमें होता है, 2018 में किया जाता है, और तीसरा किया जाता है 2021 में विमोचन, इसमें 10,000 शब्द शामिल होते हैं। उसके बाद और बात की जाए, जो जैसे ये मार्च 2019 का है, तो अभी हाल ही में देखेंगे हम लोग की जैसे क्या हो गया, और भी घटना जो हुआ है, जिसमें हम लोग जाने के 16वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू बनी, जिसमें से यह भी है। इसमें क्या हुआ, थर्ड स्टेप यानी कि जो होता है स्टेप बाय स्टेप जो इसमें काउंटिंग होता है ना, तो जो पहले में राउंड बाय राउंड होता है ना, जैसे मान लेते हैं 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति में खड़ा हुआ हो, तो इसमें 50% क्या होता है, 50% +1 लाना अनिवार्य होता है। अगर इससे कम हो तो सबसे कम वाले को हटा दिया जाता है। तो ये जो तीसरे चरण की प्रक्रिया में ये जीतते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। 16वें राष्ट्रपति होते हैं भारत के, और उधर जो उपराष्ट्रपति अगस्त में होता है वो जगदीप धनखड़ होते हैं। और 23 जून को एक और फेरबदल होता है, कि क्या होता है, जैसे इस तरह से एक फेरबदल होता है कि नए सीएम बनते हैं कौन, 30 जून को महाराष्ट्र में वह बनते हैं बीजेपी के एकनाथ शिंदे। चलिए इसकी चर्चा देखिए नीचे। मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, प्रमोद सावंत बनते हैं। और उसके बाद और अन्य मुख्यमंत्री की, जैसे महाराष्ट्र में घटना काफ़ी उलटफेर हुआ है ना, जिसमें शिवसेना और ये बीजेपी का मिला हुआ था, गठबंधन से सरकार थी। हालांकि फिर जैसे ही राज्यपाल साबित करने बोलते हैं बहुमत शक्ति प्रदर्शन के लिए, तो क्या हो जाता है, सरकार उसमें गिर जाती है। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार से नए सीएम एकनाथ शिंदे को बनाया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आ सकता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी एग्जाम हुआ है, इलेक्शन हुआ है, उसमें भी जो नए राष्ट्रपति बने हैं, कैमे बने, वो भी चर्चा हम लोग कर लें कि 16वें राष्ट्रपति हैं भारत के। और व्यक्तिगत के रूप में आप एक रूप में कम कर सकते हैं, 15वें कर सकते हैं। 2018 में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2018 के अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के विजेता तो वह है, कौन है, वो योही सासाकावा हैं। अब ये तो थे योही सासाकावा, जो थे निप्पॉन फाउंडेशन के अध्यक्ष थे। 2020 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के पुरस्कार कौन है, वह है मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जो हैं, उनको मिला है, मार्च 2021 में प्रदान किया गया। चलिए अब और भी कुछ पुरस्कार पे चर्चा और नज़र हम लोग डाल लेते हैं 2022 वाले पे। आईफा अवार्ड अभी हाल ही में मिला है, जिसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में शेरशाह को दिया गया। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे एग्जाम में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी प्रश्न आ ही जाएगा, है ना। तो उसमें देखिए, तो आईफा की तो बात कर लिए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह एक्टर कौशल विक्की थे और अभिनेत्री कृति सेन थी। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार है, आपको पता होगा पुलित्जर पुरस्कार है जो, वह क्या किया जाता है, कितने क्षेत्र में, 22 श्रेणियों में दिया जाता है। और उस श्रेणी में जिसमें पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा, संगीत, व अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। और इसमें जो राशि दिया जाता है, वो राशि मान के चलिए कि 15 हज़ार डॉलर के रूप में दिया जाता है। तो इसमें से क्या हो गया है कि अगर बात की जाए कि पत्रकारिता के रूप में जन सेवा को मिला है, और अन्य क्षेत्रों में बात की जाए तो इसमें भारत के लोग भी शामिल हुए हैं। तो भारत के लोग किस क्षेत्र में इनको मिला गया,
तो भारत को जो मिला फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार में से 4 राइटर का नाम इसमें लाया गया है। तो पहला है कौन है, दिवंगत श्री दनीश सिद्दीकी हैं, उसके बाद अदनान आबादी हैं, उसके बाद सना इरशाद हैं, उसके बाद सना इरशाद मट्टू हुआ, अमित दवे। तो ये हैं दानिश सिद्दीकी, अदनान और सना और अमित, ये 4 लोग को दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि कोविड जो आया था भारत में, उस महामारी के दौरान हुई मौतों का सामने लाने के लिए इन्हें दिया गया है। तो ये ध्यान में रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार जो भारतीयों को मिला है। उसके बाद और भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार है जो किसी हिंदी को, यानी कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, आपको पता होगा मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार कोई भी किताब को इंग्लिश में लिखने के लिए दिया जाता है, हर एक क्षेत्र में दिया जाता है, नहीं कि कहिए कि कोई भी भाषा हो विश्व में। हालांकि पहले इसे लाया गया था पहली बार 2005 में, कुछ थे 2015 में, उसके बाद 15 के बाद 2-2 वर्ष के लिए कर दिया गया, और 15 के बाद तो इसको 2-2 वर्ष के लिए कर दिया गया ना। उसके पहले था ये 2-2 वर्ष, यानी कि 2015-17 के बाद इसे क्या कर दिया गया कि हर एक वर्ष मतलब पर वर्ष दिया जाने लगा मैन बुकर पुरस्कार। तो ये था जो अभी मिला है, वह भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को मिला है। उपन्यास टॉम्ब ऑफ द रेड, है ना, टॉम्ब ऑफ द रेत की समाधि के लिए दिया गया है। किसको, गीतांजलि श्री को दिया गया है। अब ये जो पुरस्कार हमने देखा इसमें 5,000 पाउंड राशि दिया जाता है। तो यह पहला अवसर है जब हिंदी के किसी साहित्यकार को हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। अब हमने बोला हिंदी के साहित्य के लिए दिया गया। अब आपको लग रहा हो कि आपने तो अभी चर्चा किया कि इंग्लिश में होना चाहिए, तो बिल्कुल अगर हिंदी में हुआ है तो उसका अनुवाद इंग्लिश में होना चाहिए। तो वह क्या होता है कि जो राइटर होते हैं और जो उसका अनुवादक होता है, वो दोनों को आधा आधा राशि दे दिया जाता है। ये होता है कंडीशन। अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश में ही पब्लिश किए हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ है, श्री गीतांजलि को मिला है टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए। काफ़ी है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आ सकता है। अब 131 में देखते हैं विश्व का पहला ऊँट अस्पताल कहाँ बनाया गया था। तो आपको पता होगा विश्व का पहला ऊँट अस्पताल वह दुबई है ना, हाँ दुबई में तैयार किया गया था। वह कब ओपन हुआ था, 2017 में ओपन हुआ था। चलिए हाल में आगे बढ़िए। योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो योनेक्स के तो जो पुरुष एकल विजेता कौन थे, वो केंटो मोमोटो थे। लेकिन अभी 2022 में कौन कौन इंपॉर्टेंट खेल हुआ, तो उस इम्पोर्टेंट खेल में हम लोगों ने चर्चा किया, क्या चर्चा किया कि एक हुआ था मैड्रिड हुआ था। मैड्रिड में हम लोगों ने जाना था कि जिसमें 19 वर्षीय ओलकार के द्वारा जीता गया था, मैड्रिड ओपन टेनिस था। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत में एक रणजी ट्रॉफी हुआ, और रणजी ट्रॉफी हर वर्ष होता है, इसमें मध्य प्रदेश पहली बार विजेता होता है। वह विजेता मुंबई टीम जो 41 बार की विजेता रहती, उसे हरा कर यह लेता है। तो यह भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रमंडल की भी चर्चा हम लोग कर ही लिए, और उसके बाद कुछ विशेष जो गेम हुआ था थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन हुआ था विशेष गेम। एक विशेष गेम में हम लोगों ने देखा था, ये डमफिल कर था ना, ग्रीष्मकालीन जो है 17 के बाद जो 2021 में होता है, और जिसमें भारत कितना लेता है, भारत 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 7 कांस्य, टोटल 16 के साथ 9वें स्थान पर आता है। तो ये था ग्रीष्मकालीन डेफलिम्प खेल, जो कब आयोजन हुआ, मई 2022 में हुआ। तो अब मैड्रिड ओपन टेनिस में हम लोग चर्चा कर लें कि कार्लोस अल्कराज के द्वारा, अल्कराज आप याद रख सकते हो 19 वर्षीय, जो राफेल नडाल स्पेन का है, नोवाक जोकोविच सर्बिया का है, इन सभी को हराकर और अलेक्जेंडर जेरोवा को भी हराने के बाद 19 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ओपन मैड्रिड ओपन टेनिस जीते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि उबेर कप पहली बार नहीं कहिए, दूसरी बार जीता दक्षिण कोरिया, दूसरी बार जीता, और 15 बार के विजेता चीन को हराकर। थॉमस कप पहली बार, एक जो 14 बार के विजेता इंडोनेशिया रहता उसको फाइनल में हराकर लेता है। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट जो घटना हुई, ये सभी घटना मई में हुई। और फिर एक रणजी ट्रॉफी वाले में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। 132 के बाद हम लोग आते हैं 133 में आते हैं। चलिए 133 में क्या करा है, 133 में कहा जा रहा है कि 5 राइनो के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियान राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किया। देखिए इसमें 5 राष्ट्र जो हैं वो कौन कौन थे। अगर 5 राष्ट्र की बात की जाए तो एक तो भारत स्वयं हो जाएगा, उसके बाद भूटान हो जाएगा, भूटान के बाद इंडोनेशिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा और मलेशिया। ये 5 देश हैं। वो अवैध शिकार और बाढ़ से बचाव के लिए काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी बना है। तो काजीरंगा बना है। तो ये जो होता, ये तो 2019 का पूछा गया था। उसके बाद हम लोग काजीरंगा को जब मानेंगे, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या बना कि अवैध शिकार एवं बाढ़ से बचाव के लिए क्या किया गया, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, जो एक सिंह के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो असम में है, अवस्थित है।
उसके बाद 133 के बाद 134 में आते हैं, सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूपों में 25 शतक बनाने वाले दूसरे तेज बल्लेबाज कौन है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है। अब देखिए सन ब्रैडमैन होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वह वेस्ट इंडीज़ के होते हैं। 25 शतक बनाने वाला दूसरे खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का, ये होते हैं दूसरे खिलाड़ी। और घटना जो 2022 में हुआ है कुछ क्रिकेट के क्षेत्र में, वो हम लोग देखते हैं। जैसे अभी 22 जुलाई 2022 को क्या हुआ है, जसप्रीत बुमराह जो क्रिकेट चल रहा था उसमें एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी बन गए हो। इसके पहले ब्रेन लारा था, एक ओवर में 28 रन टेस्ट में। तो अब ये बन चुके हैं 29 रन के साथ प्रथम स्थान पे आ चुके हैं। उसके बाद बात की जाए 8 जून 2022 को एक और घटना हुआ है, जिसमें से जून में हम देखेंगे कि जो कौन थी कप्तान मिताली सेन थी, मिताली राज थी, वो क्रिकेट से संन्यास ले ली। अब उसकी जगह पर हरमनप्रीत कौर कैप्टन होगी, क्योंकि वो कैप्टन भी संभाल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने यह भी देखा है खेल के क्षेत्र में कि रणजी ट्रॉफी में पहली बार मध्य प्रदेश जीतता है, 41 बार के विजेता मुंबई को हराकर जीतता है। ये कुछ अन्य घटना खेल के क्षेत्र में। फिर हम लोगों ने और भी खेल के क्षेत्र में देखा कि पहली बार इंडोनेशिया को हराकर उबेर कप भारत ये थॉमस कप भारत जीता। फिर उबेर कप में दक्षिण कोरिया लेता है, जो 14 कितना बार के विजेता रहती है, 14 या 15 बार के विजेता चीन को हराती है। फिर उसमें अल्कराज को भी हम लोगों ने देखा। स्पेन मैड्रिड ओपन टेनिस था, जिसमें से नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, इन सभी दिग्गजों को हराते हुए वो ये खिताब को लेता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा 2017 में था एक ग्रीष्मकालीन डफलिम्प ओलंपिक हुआ, जिसमें से भारत 9वें स्थान पर रहा। कितना पदक था टोटल उसमें लिया पदक, ऐसे ही था, एक बार आप रिकॉल कर लेंगे उन चीज़ों को, हम भी माइंड गैप हो गया यहाँ पे, भूल गए। 135 में देखिए जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान 2 को किस भारतीय राष्ट्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो देखिए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 है, अब कर रहा है, उसके बारे में कहा गया किस राष्ट्र से। तो भारत का पहला जो मानव अंतरिक्ष यान है वह गगनयान है, वो तो आपको पता ही होगा, जिसमें से हम लोगों ने अभी जाना था गगनयान का भारत और जो CNES है जापान की है, उसके साथ फ्रांस की है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, गगनयान को लॉन्च करने की बात करें। लेकिन ये प्रश्न है चंद्रयान 2 का। तो आइए हम लोग जानते हैं, यह 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, लगभग 2:43 में किया गया था। उसके बाद और अन्य देखेंगे, जैसे जीसैट 24 को भी लॉन्च किया गया, जून 2022 में किया गया। ये जून और मई वाला कुछ हम लोग देखें, बाकी अन्य जो चैप्टर आएगा उसमें बाकी जनवरी फरवरी और भी सभी लोगों का चर्चा हम लोग करेंगे। तो यूरोपीय स्पेस कंपनी के रॉकेट के जरिए 22 जून 2022 को भेजा गया जीसैट, और इसमें हम लोगों को देखा था कि उच्च स्तरीय संचार, टेलीविज़न, ये सभी को बढ़ावा देने के सहायक के लिए इसको जीसैट 24 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी से भेजा गया। ये था। फिर 2021 में और देखिए, जैसे PLV जीसैट आंध्र प्रदेश से भेजा गया। फिर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से ब्राज़ील हुआ, अजरबैजानिया के 13 उपग्रह को भी भेजा गया था। ये कैस का है, तो 22 वाला ही ध्यान में रखें। 22 वाला घटना एक जीसैट जो भेजा गया है, कौन सा कंपनी से, यूरोपीय स्पेस कंपनी से। अब देखिए 136 में करा, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी के दौर में मतदान करने की प्रतियोगिता में अंतिम 7 में कौन शामिल नहीं थी। चलिए, ये तो था 2019 में, लेकिन ये तो प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि 2022 में ब्रिटेन से रिलेटेड घटना हो गया कि जॉरिस मनसन 2019 में क्या बनते हैं, वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और उसके बाद फिर वो 2 प्रमुख भारतीय को, जो भारतीय मूल के ऋषि सनक और प्रीति पटेल, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल गृह मंत्री और वित्त मंत्री ऋषि सनक, हालांकि ऋषि सनक उन्हीं के मंत्रिमंडल में इस्तीफा देकर वो क्या होते हैं, PM के कैंडिडेट के तौर पर खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद फिर चुनाव होता है 2022 में होता है, उसमें हम देखेंगे कि लीज ट्रेज 56वें प्रधानमंत्री के रूप में वो और 3rd महिला के रूप में लीज ट्रेज बनती है, और उस मंत्रिमंडल 31 टीमों का मंत्रिमंडल होता है। उस मंत्रिमंडल में जो भारतीय होती है वह एलना ब्रेवमैन को लाया जाता है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रीति पटेल जैसे वो बनती है इस्तीफा दे देती है। तो ये कहानी था, कुछ ध्यान में रखेंगे। तो अभी कौन है, लीज ट्रेज बनी है, कहाँ की, ब्रिटेन की नए प्रधानमंत्री। चलिए 137 में देखिए, नाम 19/2000 में जो हुआ है, नाम के समन्वय ब्यूरो के मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी। ये देखिए मंत्री स्तरीय बैठक होता है, उस वक्त हुआ है था, इसलिए यह जो प्रश्न है यहाँ पर क्या किया गया, पूछ दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे, अजरबैजान के बाकू में हुआ था 18वें नाम, है ना, नॉन एलियन, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, एन से हुआ नॉन एलाइग्नेट मूवमेंट, है ना, ये होता है, काशीकर सम्मेलन हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि अगला इसका सम्मेलन कब होगा। तो अगर 3 साल के बाद होगा, है ना, 2023 में इसकी बात चल रही है, 2023 के युगांडा में होगा। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। पहले यह सम्मेलन
कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन इसका? हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। लगभग 120 देश इसमें शामिल हैं। तो ये तो था नाम, लेकिन अब 2022 में क्या क्या घटना हुआ? 22 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तो हम लोगों ने देखा ब्रिक्स कैमा सम्मेलन 14वां सम्मेलन हुआ, जिसमें से हम लोगों ने देखा चीन के राष्ट्रपति उसके मेज़बान करते हैं। फिर G7 हुआ, G7 में जो है मोदी को यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें मोदी को काफ़ी सम्मान मिला। प्रश्न इससे भी आ सकता है, जो जर्मनी के स्लॉस एलिस में संपन्न हुआ G7। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद और घटनाएं को हम लोग देखेंगे। 2 इंपॉर्टेंट घटना मई जून में हुआ है, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 137 के बाद हम लोग 138 में आते हैं कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन थे? देखिए सैयद अकबरुद्दीन, थोड़ा आप समझते हैं इसको ध्यान से। सैयद अकबरुद्दीन के बारे में बात की जाए तो क्या होता है, भारत के से पहले, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र के भारत के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए आ जाइए। देखिए 19 मई 2020 को TS मूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? TS त्रिमूर्ति करते हैं। और सैयद अकबरुद्दीन 16 नवंबर 2005 को UN में भारत के राजदूत के तौर पर तैनात होते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? सैयद अकबरुद्दीन से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? अशोक कुमार मुखर्जी, निरुपम सेन, हरदीप सिंह पुरी। तो मेरे अनुसार तो कौन होंगे? त्रिमूर्ति हैं, त्रिमूर्ति तो बाद में बने, पूरी ही होना चाहिए, है ना। एक बार आप भी अपडेट हो लेंगे इसका। चलिए 138 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 139 में देखते हैं अशोक कुमार मुखर्जी होते हैं ना, अशोक कुमार मुखर्जी होते हैं, उसके पहले होते हैं अशोक कुमार मुखर्जी। UN के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व, जो UN में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधित्व होते हैं, वही कहलाते हैं। मई 2020 में TS त्रिमूर्ति वर्तमान में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। तो अभी स्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति हैं। चलिए 139 में देखिए, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? M1 है, M2 है, M3 है? ये भी प्रश्न अच्छा हुआ, M3 है। तो चलिए आइए VVPAT के बारे में थोड़ा समझते हैं। EVM का डिजाइन 1980 में MV हनीफ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद भारत में अगर बात की जाए तो देश के 1988 में यह प्रारंभ होता है। भारत में 1998 और 2001 के बीच में कहिए कि भारत के चुनावों में चरणबद्ध तरीके से इसका उपयोग किया जाता है EVM का। इसमें अधिकतम 3840 वोट आ सकता है। अब 2000 है, अगर वोट मतलब उतना वोट को रिकॉर्ड कर सकती है वो। अगर अधिकतम और जो उम्मीदवार कितना आ सकता है इसमें 64। अगर 64 से ज़्यादा उम्मीदवार है तो पारंपरिक तरीके से जैसे मतपत्र से होता था वो होता है। तो ये था EVM के बारे में। हम लोगों ने देखा किस तरह भारत में आया, फिर भारत में किस तरह से चरणबद्ध तरीके से 1998 से 2001 के बीच में वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए 40 में करा बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन हुआ। अब यह जो कृषि कुंभ मेला 2000 हुआ मोतिहारी में संपन्न हुआ था। 19 फरवरी से 19 ने कही है 9 से 11 फरवरी 2019 के मध्य में हुआ था। ध्यान में रखना है इसका। कृषि कुंभ मेला मोतिहारी में संपन्न हुआ था। ये संपन्न कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन नंबर बी, मोतिहारी में संपन्न हुआ था। लगभग उसमें 15,000 से अधिक किसान और 200 कृषि वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया था, इसलिए अपने आप में इम्पोर्टेंट था। अब एक बात की है, जैसे हाल ही में भारत के द्वारा जो बिहार है वह केंद्र स्तर पर, यानी कि भारत में जो सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों में जैसे भारत है, जो ये बिहार है जो क्या है, इथेनॉल का क्या बन चुका है, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो लगाया गया वह पूर्णिया में ही लगाया गया है। एथेनॉल संवर्धन के लिए सबसे पहले बिहार ही आगे बढ़कर आया। उसके बाद और भी अन्य काम, जैसे बिहार में क्या किया जा रहा है, एक बापू का टावर भी लगाया जा रहा है, 120 फीट का निर्माण किया जा रहा है। पहला बापू टावर जो गर्दनीबाग पटना में भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय भी स्थापित किया जा रहा है, जो केवल पत्थर से निर्मित है, वो वैशाली बिहार में किया जा रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जिसमें से जैसे डॉल्फिन के क्षेत्र में आपको जानना है, भारत पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना खोला गया, दूसरा भागलपुर में खोला गया। फिर OPD चिकित्सा के रूप में, मतलब कहिए कि भारत का पहला क्या है, ज्योतिष चिकित्सा OPD दरभंगा में खुला है। फिर और भी इन चीज़ों जैसे एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला कौन बना है, वह बिहार ही बना है। इसमें से पहला जो एथेनॉल प्लांट खोला गया वो गोपालगंज में खोला गया और सबसे बड़ा पूर्णिया में खोला गया। तो ये था बिहार से संपर्क में कुछ करंट रिलेटेड प्रश्न हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखते रहिए।